नमस्कार, मैं हूं वर्षा ठाकुर फ्रॉम शिक्षा मित्रा क्लासेस और आज मैं फिर से सीटेट साइंस की क्लासेस आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूं। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और अगर आप इसको चेक करें, आप इसको देखें तो आप देखेंगे कि इस पे मिल्क के न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात हुई है। न्यूट्रिएंट्स सबको पता होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी में हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी बॉडी में भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। इसके लिए हमें एक बैलेंस डाइट जो है वो लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट ऐसी डाइट होती है जिसके अंदर ऑल दी न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट अमाउंट में, एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, ताकि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी मिले, हमारी बॉडी की अच्छी ग्रोथ हो और हमारी बॉडी डिजीज फ्री रहकर हम लोग अच्छा और रोग मुक्त जीवन जो है वो जी सके। तो यहाँ पर पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो आके सामने आ रहा है, एंड दैट इज की विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क। की मिल्क में जो दूध है उसमें इनमें से कौन कौन सी चीजें मौजूद है। तो अगर आप पहले वाला ऑप्शन देखते हैं ना, तो पहले वाले ऑप्शन में प्रोटीन, चलो सही है, वहां पर मिल्क में प्रोटीन होता है, ठीक है। उसके बाद आप विटामिन सी की अगर आप बात करते हो तो बिल्कुल भी नहीं, मिल्क की बजाय विटामिन सी कर्ड में होता है, ठीक है। विटामिन ए भी मौजूद है, लेकिन यहां पर ये वाला ऑप्शन थोड़ा इसीलिए गलत हो जाएगा क्योंकि विटामिन सी मिल्क में नहीं होता। विटामिन सी मिल्क में ना होकर कर्ड में होता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ऐसी डाइट वे इस्तेमाल किए जाते हैं जहां इंसान को एनर्जी की ज्यादा जरूरत है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग सब्सटेंसेस हैं, ये आप ये कह सकते हो। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ज्यादातर आपको व्हीट, राइस, बेज इनमें मिलेंगे। विटामिन सी अगेन फिर इसके अंदर विटामिन सी आ चुका है। तो विटामिन सी मैंने आपको कहा ना कि विटामिन सी जो होता है वो खट्टे सिट्रस फ्रूट्स में होता है, ऐसी चीजों में होता है जो थोड़े खट्टे होते हैं, जिनका थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर रहता है। तो अगेन मिल्क के अंदर विटामिन सी मौजूद नहीं होता। आयरन जो है वो हमेशा ऐसी चीजों में रहेगा जो मतलब जैसे कह लो आप, आपके बीट फ्रूट हो गया, आपका ये पोमीग्रेनेट हो गया, तो इन सब में आयरन रहता है जो हमारे ब्लड को बढ़ाता है। बिकॉज हमारा जो हीमोग्लोबिन है ना वो इट इज मेड अप ऑफ अ मेटल दैट इज कॉल्ड आयरन। तो हीमोग्लोबिन एक तरह का क्या बोलते हैं, कंपाउंड, एक तरह का ऐसा कंपाउंड है हमारी बॉडी में जो आयरन से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी की वजह से जो है वो इनकरेक्ट हो रहा है। देन प्रोटीन, सी वाला जो आपका ऑप्शन है दैट इज प्रोटीन, आयरन एंड विटामिन डी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विटामिन डी दूध में होता है, आपके एग्स में होता है। विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि विटामिन डी जो है उसका मेन इंपॉर्टेंट रोल है आपका बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन करना। क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है वो हमारे बोन्स और हमारे टीथ के लिए बहुत जरूरी है। और जो भी 30+ लोग हो जाते हैं उनकी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो विटामिन डी जो है कहीं ना कहीं हम लोगों की बॉडी में कैल्शियम की मात्रा को बरकरार रखने के लिए, फास्फोरस की मात्रा को बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। और ये कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करता है। दूसरा, इम्यूनिटी बढ़ाता है। मैं फिर कहूंगी कोविड-19 के दौरान लोगों ने विटामिन डी की बहुत सारी गोलियां खाई थी, क्योंकि विटामिन डी जो है इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बॉडी में रोग से लड़ने की क्षमता को इंक्रीज कर देता है। विटामिन डी जो है सुबह सुबह की धूप में अगर आप 11 बजे से पहले पहले की जो धूप होती है उसे लें तो भरपूर मात्रा में आपको विटामिन डी मिलेगा। फिर भी ना मिल पाए तो उसकी टैबलेट्स आती है, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन, ऑब्वियसली प्रोटीन तो है ही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दो चीजें तो मिल्क की तरफ इशारा कर ही रही है, प्रोटीन है, विटामिन डी है। लेकिन डी वाला ऑप्शन जो है वो सबसे करेक्ट क्यों है? क्योंकि प्रोटीन भी है मिल्क में, कैल्शियम भी होता है मिल्क में और विटामिन डी भी होता है मिल्क में। तो इसलिए जो ऑप्शन डी है वो सबसे ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि कैल्शियम जो है सबसे ज्यादा वो हमें मिल्क और कर्ड से मिल जाता है।
तो यहां पर मेरा जो ऑप्शन डी है दैट इज वेरी मच करेक्ट, दैट द न्यूट्रिएंट्स विच आर प्रेजेंट इन मिल्क आर एक्चुअली प्रोटीन, आर कैल्शियम एंड विटामिन डी। ठीक है, तो हाँ जी, तो दूध पीने से हमें प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। हमारी जो बॉडी है वो आधे से ज्यादा प्रोटीन की बनी हुई है। आंखों में जो सेल्स हैं वो प्रोटीन के हैं। उसके बाद आपकी जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, वो एक प्रोटीन है। उसके बाद आपका जो क्या बोलते हैं ऑलमोस्ट बॉडी का स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा किसके ऊपर बेस्ड है, प्रोटीन। तो प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। कैल्शियम जो है वो हमारी बॉडी की बोन्स और हमारे टीथ के लिए बहुत जरूरी है। तो हमारा स्केलेटन सिस्टम जो है उसको स्ट्रेंथन अप करने के लिए कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब कैल्शियम का लेवल और फास्फोरस का लेवल हमारी बॉडी में मेंटेन रहे, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम मेंटेन रहे, उसके लिए विटामिन डी का होना बहुत जरूरी है। तो मिल्क जो है दैट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम एंड विटामिन डी। रोज दूध पीने से हम स्वस्थ और मस्त रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि नॉन मेटल विच इज यूज्ड इन अ पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एंटीसेप्टिक इज, कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो चोट लगने पर, जब हमें चोट लग जाती है तो एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन जो होता है कॉटन के ऊपर वो डॉक्टर लगाता है और तुरंत हमारे जहां भी चोट लगी होती है वहां पर वो रख देता है। और जो है ये एक तरह का एंटीसेप्टिक है। व्हाट इज एंटीसेप्टिक? एंटीसेप्टिक्स जो होती है इस तरह की मेडिसिन होती हैं, इस तरह के सॉल्यूशंस होते हैं जो जर्म्स का जो अटैक है या जर्म्स जब हमें चोट लगती है तो हमारा जो आउटर लाइनिंग है, हमारी जो स्किन है वो फट जाती है और हमारे इंटरनल जो पार्ट्स हैं वो थोड़े बहुत उभर के सामने आ जाते हैं, जिसको आप कह सकते हो कि जो स्किन है, जो हमारी स्किन है, दिस इज द बैरियर। क्या है ये? बैरियर है विच प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को बचाता है किससे? अटैक ऑफ द वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि द वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द एयर। तो वो जो एयर जो है अगर हमारे कांटेक्ट में आती है, जहां हमें चोट लगी हुई है, हमारा जो बैरियर है जो हमें प्रोटेक्ट करता है वो वहां से फट चुका है। अब जो भी हमारा वहां पर मास है, जो भी फ्लैश थोड़ा सा है, वो जो है नाउ इट इज एक्सपोज टू द एयर, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अटैक करके हमारे वुंड्स को और भी ज्यादा क्या कर सकते हैं? वर्स्ट कर सकते हैं। तो वही चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उसमें ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, ताकि वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पे अटैक करके हमारे वुंड्स को और ज्यादा वर्स्ट ना कर दें, इसके लिए सबसे पहले जो चोट लगने पर सबसे पहले जो किया जाता है वो ये किया जाता है कि हमारे फर्स्ट एड में हमारे जो भी चोट लगी हुई है उसके ऊपर एंटीसेप्टिक का सॉल्यूशन जो है वो लगाया जाता है, जस्ट ओनली टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ जर्म्स ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो वो पूछना चाहते हैं कि ये एंटीसेप्टिक जो है वो जो सॉल्यूशन है वो पर्पल कलर का एक सॉल्यूशन है जो डॉक्टर्स के पास आपको देखने को मिल जाता है, उसके अंदर कौन सा नॉन मेटल है? आयोडीन है, ब्रोमीन है, सल्फर है या फिर क्लोरीन है? तो मैं आपको बता दूं क्लोरीन जो है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है, वो भी ब्लीचिंग, और क्लोरीन जो है वो एक ब्लीचिंग एजेंट भी है। तो क्लोरीन का तो आई डोंट थिंक ये आंसर है, बिकॉज क्लोरीन तो यहाँ पर यूज्ड अप नहीं होगी। नेक्स्ट सल्फर इज ऑल्सो नॉट यूज्ड अप हेयर। एंड देन ब्रोमीन, अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन जो है उसका सॉल्यूशन बिल्कुल रेडिश कलर का सॉल्यूशन होता है, तो पर्पल कलर का तो वो सॉल्यूशन होता ही नहीं है। और अब अगर हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन जो है इट इज पर्पलिश इन कलर। तो आयोडीन जो है वो एज अ एंटीसेप्टिक यूज होता है और एंटीसेप्टिक का नाम है टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन जो एंटीसेप्टिक है यहाँ पर वो टिंचर ऑफ आयोडीन है। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है? एक्चुअली इट इज द सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन प्लस अल्कोहल। आयोडीन प्लस अल्कोहल का जो सॉल्यूशन है उसको टिंचर ऑफ आयोडीन बोला जाता है और इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, और ये एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये पर्पलिश कलर का सॉल्यूशन होता है टिंचर ऑफ आयोडीन, जो एक्चुअली क्या है? विच इज एक्चुअली सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन प्लस अल्कोहल, एंड इसको एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज किया जाता है। पर्पल कलर का है तो यहाँ पर नॉन मेटल जो रहेगा वो क्या रहेगा?
आपका आयोडीन रहेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिगार्डिंग एयर इज इनकरेक्ट। यहाँ पर वो बोलना चाहते हैं कि एयर जो है उसको लेकर यहाँ पर कौन सी ऐसी बात है जो इनकरेक्ट है। करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट। यहाँ हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। तो यहाँ हम बोलने वाले हैं कि एयर इज नॉट प्रेजेंट इन सॉइल। तो पहली चीज जो बोलना चाहते हैं वो कह रहे हैं कि एयर जो है सॉइल में प्रेजेंट नहीं है। अगर एयर सॉइल में प्रेजेंट नहीं होगी तो जो हमारी रूट्स हैं, यू कैन सी हियर, सपोज दिस इज आवर प्लांट, यह हमारा प्लांट है, ये हमारा क्या है, प्लांट है। और प्लांट की ये क्या है, जड़ें हैं, आप देख सकते हो है, प्लांट की ये क्या है, जड़ें हैं। ठीक है, और आप देख सकते हो कि जो आपके रूट्स होते हैं दे ऑल्सो अंडरगोज रेस्पिरेशन, वो भी रेस्पिरेशन करते हैं, उसके लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए यानी एयर चाहिए। तो ये मोस्टली जो पार्ट होता है जड़ों का, ये कहाँ होता है, सॉइल में होता है। कहाँ होता है, सॉइल में होता है। अब होता क्या है कि सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनके सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेसेस है वहां एयर भरी होती है। क्या भरी होती है, एयर। तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एयर भरी होती है, उस एयर को ही वो लोग क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं। ठीक है, तो मतलब जो रूट्स होती है इट ऑल्सो अंडरगोज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मैंने लास्ट अपनी क्लास में बता दिया था कि क्या होती है, जिनको नहीं पता वो मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो रेस्पिरेशन के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो जो रूट्स हैं दे अंडरगोज रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ द एयर व्हिच इज ट्रैप्ड बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर है उससे, उसकी हेल्प से वो लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। और जब हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है हम लोग पानी दिए जा रहे हैं लेकिन पौधा जो है सूख गया, जबकि सब लोगों को पता है कि पानी देने से पौधे खूब खिलते हैं, लेकिन पानी देने के बावजूद भी पौधा जो है वो सूख जाता है। वो इसलिए सूख जाता है कि जब आप बहुत सारा पानी दे देते हो तो ये जो एयर पार्टिकल्स है, ये जो सॉइल पार्टिकल के बीच में जो एयर होती है वहां पर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो लॉज हो जाता है। मतलब बहुत ज्यादा पानी यहाँ भर जाएगा तो एयर जो है यहाँ से फ्लश्ड आउट हो जाती है, निकल जाती है। अब जरूरत से ज्यादा पानी भरा हुआ है, एयर पार्टिकल्स के बीच में है नहीं, तो रूट्स को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण एक्स्ट्रा वाटरिंग के कारण प्लांट जो है वो डाई कर जाता है। तो ये कहना कि एयर इज नॉट प्रेजेंट इन सॉइल, ये बात टोटली क्या है, यहाँ इनकरेक्ट है। तो मैं यहाँ इस बात को इनकरेक्ट मानती हूँ। बाकी एयर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, बिल्कुल एयर वाटर साइकिल में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि आप देखिए कि सपोज कीजिए आपका वाटर साइकिल का मैं हल्का सा एक सिस्टम बना रही हूँ, ये आपके सूरज मामा है, ठीक है। तो यहां से क्या हो रहा है, जब हवा, तेज हवा चलती है तो जो भी आपके वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, वो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड दे एस्केप अवे, कि विद द स्ट्रॉन्ग एयर, विद द स्ट्रॉन्ग विंड्स, जितनी तेज हवा चलती है उतनी ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है। तो आप मान के चलिए कि इवेपोरेशन जो है वो, जो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद द विंड। जितनी ज्यादा तेज हवाएं चलेंगी इवेपोरेशन भी उतना ज्यादा जल्दी हो जाएगा। तो जितना जल्दी इवेपोरेशन होगा तो उतना जल्दी वाटर साइकिल भी होता रहेगा। तो इस तरह से एयर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, बिल्कुल सही बात है, एयर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल बिकॉज वाटर साइकिल सारा का सारा बेस्ड है इवेपोरेशन के ऊपर। ठीक है, तो इवेपोरेशन के ऊपर बेस्ड है, तो आप यही समझिए कि वाटर के मॉलिक्यूल्स का गैशियस फेस में वाटर के सरफेस को लीव करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। यही बोलते हैं ना हम लोग की क्या बोलते हैं, when the liquid water changes into gaseous form just below the boiling point of water, that is called evaporation। कि वाटर का लिक्विड से गैस फॉर्म में चेंज होना, वो भी बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट के, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन का रेट बढ़ाने के लिए, क्योंकि इवेपोरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है, तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, या तो हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, तो वो तो डिपेंड करता है। अगर आपका समर सीजन है तो वहां पर टेम्परेचर ज्यादा रहते हैं तो इवेपोरेशन ज्यादा होगी ही होगी। लेकिन अगर सर्दियों की बात करें आप, तो वहां पर धूप थोड़ी कम रहती है, तो वहां रेट ऑफ इवेपोरेशन थोड़ा कम हो जाता है। तो वहां पर
दूसरा जो फैक्टर है, अगर तेज हवाएं चल रही हैं तो इवेपोरेशन का रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से एयर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल ऑल्सो बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, ऑब्वियसली एयर इज अ मैटर, मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस, तो एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर हैज वेट, बिल्कुल एयर हैज वेट। तो इस तरह से जो है आपका एयर इज नॉट प्रेजेंट इन सॉइल वाला जो आंसर है वो इनकरेक्ट है। तो मैं इसको तो एयर जो होता है वो मैटर है, तो ऑक्यूपाइड स्पेस हैज वेट एंड मास एंड वेट, तो सही बात है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट, which of the following represent correct matching organs of the digestive system in column A with function in column B? वो बोलना चाहते हैं कि कौन सा जो है आपका, कौन सी कॉलम किसके साथ मैच हो रहा है। तो जरा अगर हम चेक करें तो यहाँ पर हम लीवर की बात करते हैं भाई। तो लीवर जो है ये डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसकी एक चीज ये है कि लीवर जो है ग्लैंड है, क्या है, एक ग्लैंड है, और लार्जेस्ट ग्लैंड है, क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो लीवर है। तो ये आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकता है, रादर देन मैच द फॉलोइंग। तो लीवर जो है इसके दो लोब्स होते हैं, एक लेफ्ट लोब और एक राइट लोब, और जो है ये सबसे बॉडी का सबसे क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। और ये जो है बाइल बनाता है, और उसके बाद ये उस बाइल को गॉल ब्लैडर में क्या कर देता है, स्टोर करवा देता है। वहां पर जब गॉल ब्लैडर में आपका बाइल स्टोर हो जाता है, देन जब आप लोग कोई फैटी चीजें खाते हो तो बाइल जो है गॉल ब्लैडर से निकल के सीधा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, और वहां जाकर उसकी क्या स्टार्ट हो जाती है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो बाइल जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, एंड दैट पर्टिकुलर बाइल जूस इज एक्चुअली प्रिपेयर्ड इन द लीवर, एंड देन फ्रॉम द लीवर इट गेट स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर का काम क्या है, कि गॉल ब्लैडर का काम है कि लीवर ने जो बाइल जूस सिक्रीट, लीवर ने जो बाइल जूस प्रिपेयर किया था, वो बाइल जूस को गॉल ब्लैडर क्या करके रखता है, सिक्रीट करके रखता है, स्टोर करके रखता है, और व्हेनेवर इसकी जरूरत पड़ती है डाइजेशन के समय, तब वो रिलीज हो जाता है आपके गॉल ब्लैडर के डक्ट से इनटू योर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहां पर लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, तो मेरा आंसर फोर्थ को ए के साथ जोड़ना है। देन स्टमक की अगर हम बात करें तो स्टमक की अगर हम बात करें तो वो बोले वेयर प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट। बिल्कुल, स्टमक जो होता है यहाँ पर सबसे पहले प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट होती है, स्टमक के अंदर प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट होती है, क्योंकि वहां पर एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड पेप्सिनोजन। उस पेप्सिनोजन एंजाइम को एक्टिवेट किया जाता है इनटू पेप्सिन। तो मैंने ये पहले बताया था कि स्टमक के अंदर जो है पार्शियल डाइजेशन होती है किसकी, प्रोटीन की। स्टमक के अंदर डाइजेशन होती है किसकी, प्रोटीन की। ठीक है, पार्शियल डाइजेशन होती है प्रोटीन की। तो आप चेक करेंगे यहाँ पर होता क्या है कि स्टमक के अंदर जो होता है पेप्सिनोजन नाम का एक, पेप्सिनोजन नाम का एक इनएक्टिव एंजाइम होता है। कैसा एंजाइम होता है, इनएक्टिव। मेरी एक क्लास ऐसी हो गई थी जिसमें मैंने गलती से उल्टा कह दिया था, लेकिन मैं अपनी वो गलती यहाँ सुधार रही हूँ। ठीक है, मेरी जो पहली वेरी फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था, और लेकिन वो चीज मैं अब यहाँ सुधार रही हूँ। तो जिन्होंने मेरी वो वीडियो देखी है वो यहाँ पर उस करेक्शन को प्लीज समझेंगे, बिकॉज उसी चीज के लिए मैं यहाँ पर उसको अप्लाई कर रही हूँ। पेप्सिनोजन नाम का एक एंजाइम होता है। एंजाइम क्या होते हैं, ये बायोकैटलिस्ट होते हैं जिनके बगैर कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होता इनसाइड द बॉडी। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके बगैर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन नहीं होगा। तो अगेन स्टमक के अंदर पेप्सिनोजन नाम का ये एंजाइम है जो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो स्टमक में होता है गैस्ट्रिक जूस जिसको HCl बोलते हैं, और ये HCl जो होता है इसको एक्टिवेट कर देता है इनटू पेप्सिन। किसमें एक्टिवेट कर देता है, पेप्सिन में एक्टिवेट कर देता है। देन दिस पेप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन। क्या करता है ये, प्रोटीन की डाइजेशन करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि HCl का रोल यहाँ क्लियर हो रहा है स्टमक में। व्हाट इज द रोल ऑफ HCl, कि रोल ऑफ HCl इज जस्ट टू
एक्टिवेटिंग द एंजाइम पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन दैट विच विल डाइजेस्ट द प्रोटीन। और एक चीज आपने यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर हुआ है वो ये क्लियर हुआ है कि यहाँ पर आपको ये पता चला है कि स्टमक में सबसे पहले प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो स्टमक में सबसे पहले जो प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट होता है, स्टमक ही वो आपका ऑर्गन है जहां पर पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन सबसे पहले स्टार्ट होगी। ये भी आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तीसरा यहाँ पर बात चलती है पेप्सिन की। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन की डाइजेशन करता है, कहाँ? स्टमक में। ठीक है, तो ये 3-4 कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर हुए। अब आपको क्वेश्चन अगर इस कॉन्सेप्ट से आता है तो आप उसका आंसर इजिली दे सकते हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि स्टमक का काम है वेयर प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट, जहां से प्रोटीन की डाइजेशन क्या हो जाती है? वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये फर्स्ट का आपका बी आ गया। ठीक है, तो यहां पर आपका जो फर्स्ट है उसका बी होगा। क्लियर? फर्स्ट का बी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अब वो बोलना चाहते हैं आपको स्टमक हो गया गॉल ब्लैडर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो गॉल ब्लैडर होता है वो क्या स्टोर करके रखता है? बाइल जूस स्टोर करके रखता है। मैंने आपको बताया ना कि लीवर का काम है बाइल जूस बनाना, और उसके बाद वो हेपाटिक डक्ट से होता हुआ सीधा गॉल ब्लैडर पे उसको स्टोर करता है। और गॉल ब्लैडर जब उस फैट्स की डाइजेशन करनी होती है तब उस बाइल जूस को सीधा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है, जहां पर जाकर बाइल जूस जो है वो डाइजेशन करता है किसकी? फैट्स की। तो यहाँ पर गॉल ब्लैडर जो है उसका रोल है टू स्टोर दी बाइल जूस। अब मैं यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताना चाहती हूँ कि गॉल ब्लैडर ग्रीनिश कलर का बिल्कुल छोटा सा सैक लाइक ऑर्गन होता है, और गॉल ब्लैडर की जो स्टोन्स होते हैं वो आजकल बहुत लोगों में पाए जा रहे हैं। तो गॉल ब्लैडर के स्टोन्स का मेन कारण ये बाइल जूस ही है। आप देख सकते हैं जो लोग जरूरत से कम पानी पीते हैं वहां पर गॉल ब्लैडर जो है वहां पे बाइल जूस जो है स्टोर्ड है। अब आप पानी नहीं पी रहे हो तो बाइल जूस धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब सूख जाता है, उसमें से पानी निकल जाता है और वो सूख के पत्थर बन जाता है। तो बाइल जूस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोन्स इन द गॉल ब्लैडर। तो जरूरत से ज्यादा पानी पीने से बाइल जूस की कंसेंट्रेशन जो है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता, डाइल्यूटेड रहता है, जिसके कारण जो है यूरिन के जरिए एक्स्ट्रा बाइल जो है आपकी बॉडी से निकलता रहता है और कहीं उसके पत्थर जो बनने के चांसेस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो जरूरत से ज्यादा पानी पीना इज द बेस्ट थिंग विच प्रिवेंट्स द स्टोन्स इन गॉल ब्लैडर, क्योंकि गॉल ब्लैडर के स्टोन्स बनने का कारण ये बाइल जूस है। ठीक है, तो यहां पर आपका सी जो है वो ये है। ठीक है, देन पैंक्रियाज रिलीजेस डाइजेस्टिव जूस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। बिल्कुल पैंक्रियाज जो है वो एक लीफ लाइक का स्ट्रक्चर है, और वो जो है उसकी जो पैंक्रियाटिक डक्ट है वो कहाँ खुलती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलती है। तो इट रिलीजेस द डाइजेस्टिव जूसेस जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो जैसे कीमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, ये सारे एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स की सिंथेसिस में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो इस तरह से जो जितने भी डाइजेस्टिव जूस हैं वो इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन वो कौन रिलीज कर रहा है? पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज फिर स्टिल प्रोटीन की डाइजेशन करने में क्या करता है? हेल्प करता है, क्योंकि इन डाइजेस्टिव जूसेस में बहुत सारे क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं जो आपकी प्रोटीन्स की फर्दर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर आपका डी, थर्ड का क्या हो गया? डी हो गया। तो यहाँ पर ए बी सी डी लगाया हुआ है, तो ए के साथ फोर्थ आएगा। हम मैच करते हैं, ए के साथ जो है वो आपका फोर्थ है, बी के साथ जो है आपका वो फर्स्ट है, सी के साथ जो है वो आपका सेकंड है, एंड डी के साथ जो है वो आपका थर्ड है। तो इस तरह से आपका पहला वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सेल के लिए ट्रू है? सेल ऑफ अ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। किसी भी पर्टिकुलर सेल के जो किसी भी पर्टिकुलर टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं। कोई पर्टिकुलर, जैसे कि अगर आप देखो पैरेन्काइमा टिश्यू जो है तो उसके अंदर जो सेल्स हैं वो ओवल शेप्ड के हैं, तो सबकी शेप ओवल ही है। तो इस तरह से यहाँ पर मैं बता सकती हूँ कि सेल ऑफ अ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। किसी पर्टिकुलर टिश्यू के जो सेल्स हैं उन सबके स्ट्रक्चर्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर ये बात ट्रू है। साइज ऑफ सेल इज सेम इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप चेक करो तो आप देखो हमारी बॉडी में ही देख लो आप, तो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट सेल जो है हमारी बॉडी का वो न्यूरॉन है।
ठीक है। तो और हमारे जो आरबीसी सेल्स है वो डिस्कॉइड शेप्ड हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के सेल्स हैव डिफरेंट शेप्स। हमारी बॉडी में वी आर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म और हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के सेल्स हैं जो अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, देयर ओरिजिन, उनकी शेप भी उसी हिसाब से है। तो साइज ऑफ द सेल इज सेम इन वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म, ये तो बिल्कुल सही नहीं। कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म तो हम ही है, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हम ही है, और हमारे अंदर सारे सेल्स की शेप एक जैसी या सेल जो है उनका साइज एक जैसा नहीं है। ठीक है। ऑल दी सेल्स हैव न्यूक्लियस, ये बात भी सही नहीं है हमेशा ही सभी सेल्स के पास न्यूक्लियस हो, ऐसा नहीं है। देयर आर सर्टेन सेल्स तो जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ये बात भी जो है वो ट्रू नहीं है। ऑल दी सेल्स आर राउंड इन शेप, नहीं, ये भी गलत है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लॉन्गेस्ट सेल जो है हमारी बॉडी का वो न्यूरॉन है, और न्यूरॉन की शेप जो है वो राउंड नहीं है। तो यहाँ पर बी, सी और डी तीनों ही ऑप्शंस गलत हैं, और हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि टिश्यू क्या होता है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच विद देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हाँ जी, यहाँ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, और मैं आपको ध्यान से बता दूं कि रिप्रोडक्शन जो होती है, इट इज द प्रोसेस थ्रू विच अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस इट्स स्पीशीज। अपनी स्पीशीज को क्या करता है, अपनी नंबर ऑफ, अपनी पॉपुलेशन, आप कह सकते हो कि रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस द पॉपुलेशन ऑफ इट्स स्पीशीज। अपनी स्पीशीज की पॉपुलेशन को क्या करता है, बढ़ाता है। तो इस तरह से जो है रिप्रोडक्शन जो है एक प्रोसेस है जिसमें पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर स्पीशीज की क्या है वो बढ़ाई जाती है, ताकि उनकी जो है वो ग्रोथ हो सके आगे को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ का एसेंशियल कोई प्रोसेस नहीं है। जैसे एक्सक्रीशन हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, दीज आर लाइफ प्रोसेसेस। क्या है ये, लाइफ प्रोसेसेस है। रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जिनके बगैर हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये तो जस्ट एक मेथड है टू मल्टीप्लाई दी ऑर्गेनिजम्स की, ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन को बढ़ाने का एक तरीका है रिप्रोडक्शन। अगर ये नहीं भी होता है तो किसी जीव के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट नहीं होती कि रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सर्टेन पीपल जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जी नहीं रहे हैं या 10 साल के बाद मर जा रहे हैं, या उन्हें कोई उस रिप्रोडक्शन ना करने की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है। रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन और आपकी रेस्पिरेशन की तरह एक लाइफ प्रोसेस नहीं है, एक ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसके बगैर हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो खराब हो जाएं। हाँ, ये हो सकता है कि रिप्रोडक्शन ना करने के पीछे बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कुछ माल फंक्शनिंग हो सकती है, लेकिन रिप्रोडक्शन ना हो या कोई इंसान रिप्रोड्यूस खुद से वॉलंटरी अगर कोई इंसान रिप्रोडक्शन ना करना चाहे या कोई किसी जीव में रिप्रोडक्शन नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब जिएगा नहीं। सीधी सी बात है कि लाइफ प्रोसेस वो एक तरह का नहीं है, इट्स जस्ट अ मेथड टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि रिप्रोडक्शन जो होती है वो बेसिकली दो तरह की होती है। अगेन मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एलैबोरेट कर रही हूं। एक होती है सेक्सुअल और दूसरी होती है एसेक्सुअल। सेक्सुअल जहां पर सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, मेल गैमिट जिसको आप स्पर्म कहते हो, वो आपको मेल से मिलता है। ठीक है। सेकंड, फीमेल गैमिट जो आपको आपका एग या ओवम, ठीक है, जो कहां से मिलता है, फीमेल से मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दो सेपरेट सेक्सेस यहाँ पर मौजूद होते हैं, सेपरेट सेक्सेस यहाँ पर है, यानी कि मेल और फीमेल की जरूरत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पड़ती है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो सिंगल पेरेंट रहता है। क्या रहता है, सिंगल पेरेंट। मतलब ये कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए सिर्फ सिंगल पेरेंट का होना ही जरूरी है, वहां पे दो पेरेंट यानी मेल और फीमेल नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर इस तरह की गैमेट्स की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ना स्पर्म या आप कह सकते हो एग, मतलब ना मेल गैमेट ना फीमेल गैमेट, ओनली अ सेल एक्चुअली डिवाइड।
सेल क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है, और वहां पर किसी तरह की भी सेक्स सेल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। सेल डिवाइड्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड माइटोसिस। तो यहाँ पर एसेक्सुअल प्रोडक्शन जो है वो माइटोसिस से होता है, और इसमें आप मियोसिस कह सकते हो। माइटोसिस और मियोसिस दो तरह के मेथड्स हैं सेल डिवीजन के। माइटोसिस के अंदर सेल डिवाइड करता है लेकिन क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम, और यहाँ सेक्सुअल प्रोडक्शन में क्रोमोसोम सेल डिवाइड करता है और क्रोमोसोम सेम ना होकर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। मैं फिर से एक बात फिर बता रही हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप चेक करें माइटोसिस कैसे हो रही है, जैसे ये हमारा सेल है, इसमें 46 क्रोमोसोम है, आगे ये डिवाइड हो गया दो सेल्स में, और आप देख सकते हो दोनों सेल्स में क्या है, 46 क्रोमोसोम्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेल इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बट क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम, तो यहाँ पर इसको माइटोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, माइटोसिस। लेकिन मियोसिस में क्या होता है कि सपोज करो ये 46 क्रोमोसोम्स है और अब आपके ये दो सेल्स बने हुए हैं, तो इनके अंदर क्रोमोसोम्स हाफ हाफ हो गए, यानी 23 इसमें और 23 इसमें। तो आप यहाँ देख रहे हो सेल इज डिवाइडिंग एंड क्रोमोसोम नंबर भी क्या हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सेल डिवाइड हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर रिमेन कांस्टेंट, यहाँ सेल डिवाइड हो रहा है बट क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए, अपने ओरिजिनल नंबर से हाफ हो गए। तो इसीलिए ये मियोसिस है, क्या है, मियोसिस है। और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन क्या बोला जाता है, रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है, और इसको इक्वेशनल क्या बोला जाता है, इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। तो माइटोसिस मेनली एसेक्सुअल प्रोडक्शन में रहेगी और मियोसिस जो होगी वो सेक्सुअल प्रोडक्शन में रहेगी, क्योंकि जो हमारे ये सेक्स सेल्स हैं इनमें नॉर्मल सेल के क्रोमोसोम से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। यानी हमारी ओवरी में जो हमारा एग है उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स है, और जो स्पर्म है मेल की टेस्टिस में उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स है। मेल और फीमेल दोनों के 23 क्रोमोसोम जब आपस में मिलते हैं उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और तब जो नई सेल बनता है जाइगोट, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स आते हैं, मतलब 23 फ्रॉम फीमेल 23 फ्रॉम मेल। तो 23 क्रोमोसोम्स कहां से आ रहे हैं, फ्रॉम मेल सेक्स सेल एंड फीमेल सेक्स सेल, और दोनों जब जुड़ जाते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट is known as fertilization, result in the formation of a new cell that is called zygote, जिसको बोलते हैं zygote, और उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सेक्सुअल प्रोडक्शन प्रोसीड होता है। तो ये जो सारा प्रोसेस है यहाँ पर, ये मैंने रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा आपको मतलब बताया है कि क्या है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और मैं आपको क्वेश्चन में बता दूं कि ये जितने मेथड आपको लिखे हुए हैं ये सब एसेक्सुअल प्रोडक्शन के, किसके हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो भी एक मेथड है किस चीज का, एसेक्सुअल प्रोडक्शन का, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, जहां प्लांट्स अपने ही वेजिटेटिव पार्ट यानी कि अपने ही बॉडी पार्ट से एक नया इंडिविजुअल नया प्लांट ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच प्लांट कैन रिप्रोड्यूस्ड इनटू अ न्यू वन with the help of its vegetative part like root, stem, leaves। कि रूट, स्टेम, लीव्स यूज करके आप एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर कई बार हम लोग रोज प्लांट ग्रो करने की कोशिश करते हैं तो हम उसके सीड्स नहीं लगाते, हम क्या करते हैं, कहीं जाते हैं और उसकी स्टेम कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। उसकी स्टेम काटते हैं और स्टेम को लगा देते हैं, स्टेम से ही वो ग्रो कर जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने रोज प्लांट को एक नया रोज प्लांट ग्रो करवाने के लिए दूसरे रोज प्लांट की स्टेम काटी है। तो यहाँ पर स्टेम इज द वेजिटेटिव पार्ट विच इज यूज्ड टू प्रोपगेट अ न्यू रोज प्लांट। तो यहाँ पर आप इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन के साथ क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। क्लियर है। सो नेक्स्ट, अब मैं आपको इनके सारे ऑप्शंस बताऊंगी, साथ में आपको बताती रहूंगी कि ये क्या क्या है, वैसे प्रोसेसेस क्या क्या है, सब बताती रहूंगी आपको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यीस्ट। यीस्ट एक फंजाई होती है और यीस्ट जो होता है वो एसेक्सुअल प्रोडक्शन शो करता है, और इसका जो मेथड है एसेक्सुअल प्रोडक्शन शो करने का वो है बडिंग। क्या है, बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि जैसे दिस इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ यीस्ट, ये क्या है आपका यीस्ट है, ये इसका न्यूक्लियस है।
तो ऊपर की तरफ यहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाती है, छोटी सी बड बनना और स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये बड जो है वो ग्रो करती है। देखेंगे कि धीरे धीरे ये बड जो है वो क्या करेगी, ग्रो कर जाएगी। एंड देन वेल जब ये बिल्कुल पेरेंट की साइज की हो जाती है, किसकी साइज की होती है, पेरेंट की साइज की हो जाती है, तब ये डिटैच हो जाती है पेरेंट की बॉडी से। क्या हो जाती है, तभी पेरेंट की बॉडी से क्या हो जाती है, डिटैच हो जाती है। और जब ये सरफेस के ऊपर फॉल करती है देन इट विल ग्रो इनटू अ न्यू ईस्ट। तभी किस में ग्रो कर जाती है, एक नए ईस्ट में ग्रो कर जाती है। तो आप देख सकते हो कि पेरेंट की बॉडी के ऊपर छोटी सी बड जो डेवलप हो जाती है, ये बड धीरे धीरे ग्रो करती है। एंड जब ये पेरेंट के साइज की हो जाती है तो ये अपने आप को पेरेंट की बॉडी से डिटैच करके सबस्ट्रेटम के ऊपर स्टार्ट ग्रोइंग इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो आप यहाँ देख रहे हो ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट सिंगल ही है, यहाँ किसी तरह के मेल या फीमेल गैमेट की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जो है वो बनाना भूल गई कि बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है वो एलोंगेट होता है पेरेंट का ये जो न्यूक्लियस है ये थोड़ा सा ऐसे करके क्या हो जाता है, एलोंगेट हो जाता है और फिर डिवाइड हो जाता है, आधा यहाँ और आधा यहाँ चला जाता है। तो इस तरह से बड को भी अपना न्यूक्लियस मिल जाता है और आपके पेरेंट के पास भी इसका न्यूक्लियस है। तो इस तरह से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा ये वाला जो एक डायग्राम है वो ड्रॉ नहीं किया था, सिर्फ डायरेक्ट ड्रॉ किया, बिकॉज मेरा मेन कंसर्न आपको बडिंग समझाना है, ना कि मैं पूरा का पूरा वो मैं आपको वो नहीं, इस टाइम भी और टॉपिक का जो बेस है उस हिसाब से दिस इज मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पोटैटो की, तो अगर आप पोटैटो की बात करें तो पोटैटो जो है एक तरह का स्टेम होता है। आपको पता है पोटैटो एक स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम, किसी को शायद नहीं पता हो, जिंजर पोटैटो ये सब अंडरग्राउंड स्टेम है। स्वीट पोटैटो जो होता है वो रूट्स है। अंडरग्राउंड स्टेम क्यों है, क्योंकि अगर आप उसमें देखो तो उसमें वो छोटी छोटी सी जो आईज बनी होती है, दीज आर कॉल्ड बर्ड्स, वो आईज रहती है, उन्हीं के कारण जो है वो पोटैटो जो है एक स्टेम है। तो पोटैटो इज सेड टू बी अंडरग्राउंड स्टेम, पोटैटो इज अ अंडरग्राउंड स्टेम होता है। और उस पोटैटो को अगर आप बरी कर देते हो किसके अंदर, जमीन के अंदर, देन इट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो कहीं ना कहीं पोटैटो विच इज अ स्टेम दैट इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग अ फुल पोटैटो प्लांट। तो यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्लांट के ही पार्ट को यूज करके प्लांट को डेवलप करना क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। तो यहाँ पोटैटो को यूज करके आप पोटैटो का प्लांट ग्रो कर रहे हो, ना कि सीड यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा। देन अगर आप एल्गे की बात कर रहे हैं तो फ्रेगमेंटेशन, और यहाँ बात हो रही है स्पाइरोगायरा की। किसकी बात हो रही है, स्पाइरोगायरा। फ्रेगमेंटेशन भी एक तरह का एसेक्सुअल प्रोडक्शन है जो आपकी ग्रीन एल्गे दैट इज कॉल्ड स्पाइरोगायरा में देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर बहुत सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, बड़ा इसको दिखा नहीं रही बहुत ज्यादा, बस इतना बता रही हूँ कि इस तरह से स्पाइरोगायरा की बॉडी जो होती है, थोड़ा स्पाइरोगायरा इज सिमिलर टू लुक लाइक दैट। आई एम नॉट एक्चुअली ड्राइंग द पर्टिकुलर, नॉट ड्राइंग द बिल्कुल टॉपिक वाइज डायग्राम ऑफ स्पाइरोगायरा, बिकॉज मेरे पास, मैं फिर वही बता रही हूँ कि टॉपिक का जो बेस है उस हिसाब से मैं लेके चल रही हूँ। मेरा मेन मोटिव है कि व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम लेके आपको ये बताना चाह रही हूँ कि स्पाइरोगायरा कुछ ऐसा नजर आता है। और स्पाइरोगायरा का सेल जो होता है वो बीच से क्या हो जाता है, इस तरह से ब्रेक कर जाता है, ब्रेक इनटू पीसेस। क्या हो जाता है, ये ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स या पीसेस जिसको आप बोलते हैं, उसमें टूट जाता है। और इस तरह से दो अलग अलग फ्रेगमेंट्स जो बन जाते हैं उनके अंदर इस तरह से आपको दो अलग अलग फ्रेगमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। और ये दो अलग अलग फ्रेगमेंट्स जो होते हैं देन दे स्टार्ट ग्रोइंग इनटू, then these two daughter fragments जो बने हैं they start growing into a full individual। तो fragmentation क्या होता है कि there is the algae called Spirogyra, green colored algae होती है Spirogyra, which get break itself, अपने सेल को पीसेस में तोड़ती है, फ्रेगमेंट्स में तोड़ती है, और हर एक पीस से एक नया स्पाइरोगेरा जो है वो डेवलप हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन विच इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन सी जो है। देन आपकी फंजाई आती है।
देन आपकी क्या आती है, फंजाई। यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन की बात हो रही, तो अगर आपने राइजोपस का नाम सुना होगा, ब्रेड मोल्ड, क्या होता है बरसात के समय कभी कभी क्या होता है कि हम लोग हॉट केस में जो है रोटी बना के रख देते हैं, और अगर हम कहीं बाहर घूमने चले जाएं या हम लोगों ने हॉट केस को यूज नहीं किया, तो हॉट केस के अंदर जो वो रोटी होती है उसको मॉइस्चर मिलता रहता है, और वो जो है थोड़े दिनों में आप देखोगे उसमें से बदबू आना स्टार्ट हो जाएगी, और जब जब आप उसको खोल के देखते हो तो आप देखते हो कि उसके अंदर एक मतलब फंगस सी लगी होती है, और ग्रीनिश ग्रीनिश ब्लैकिश ग्रेइश ब्लैकिश कलर की फंगस होती है, एंड दैट इज कॉल्ड ब्रेड मोल्ड, उसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। अगर आप उस ब्रेड मोल्ड की स्टेनिंग कर कर उसको अपने माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो, स्लाइड में माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो, तो आपको क्या देखने को मिलता है कि उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। एक स्टेम सी आपको नजर आएगी, और उसके ऊपर इस तरह से ऐसे आपको इस तरह से स्टैक लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे। ठीक है, और ये जो है इस तरह से आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे, दीज आर कॉल्ड हाइफे। ठीक है, तो ये जो ऊपर गोल सा स्ट्रक्चर है, दीज आर कॉल्ड स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं इनको, स्पोरेंजिया। क्या है ये, स्पोरेंजिया है। और इन स्पोरेंजिया के अंदर छोटे छोटे आप देखोगे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, दीज आर कॉल्ड स्पोर्स। क्या बोलते हैं इनको, स्पोर्स बोलते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आपकी रोटी के ऊपर वो फंगस आ जाता है, अगर आप उसको अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो तो आपको वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नजर आएगा, जिसमें ये लंबी सी स्टॉक है, इसको स्पोरेंजियोफोर बोला जाता है। ऊपर ये गुबंद सा जो गोल सा सैक नजर आ रहा है आपको, दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम। एंड इसके अंदर जो है वो क्या रहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, दीज आर कॉल्ड स्पोर्स। और ये जो स्पोर्स होते हैं ना, डी स्पोर्स, ये क्या होता है कि जब स्पोर्स मेच्योर हो जाते हैं देन ये बर्स्ट कर जाता है। ये क्या हो जाता है, ये यहाँ से बर्स्ट कर जाता है इस तरह से, और जब ये बर्स्ट करता है तो हवा में ये रिलीज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हवा में ये क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। और जहां जहां जिस जिस पार्ट के ऊपर ये गिरेंगे, जिस जिस सरफेस के ऊपर गिरेंगे, वहां पर एक नया राइजोपस ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दिस मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, this mode of asexual production with the help of spores, in which on maturation this sporangia get burst, the walls of the sporangia get burst। जब वो burst हो जाती हैं then spores get flew away, and जहां जहां वो गिरते हैं, जहां जहां पर जिस जिस सबस्ट्रेटम में वो गिरते हैं वहां पर नया फंगस तैयार हो जाता है। तो इसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। तो ये राइजोपस नाम की जो आपकी फंजाई है, जिसको अब ब्रेड मोल्ड बोला जाता है, उसके अंदर होता है। तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन आपका आएगा। तो हम चेक करते हैं हमारा क्या है, ए के साथ हमारा फोर्थ है, तो ए हमारा फोर्थ है, बी हमारा जो है वो फर्स्ट है, सी हमारा जो है वो थर्ड है, और डी हमारा जो है वो सेकंड है, यानी ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है। Which of the following pollutants are responsible for depletion of ozone layer? अगर हम ओजोन लेयर की बात करें तो ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। ठीक है, बहुत जनरल वे में आपको बता दूं ओजोन बनती कैसे है, कि क्या होता है, जो O2 होती है, जो हमारी एयर है, जो उसमें जो ऑक्सीजन है, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है हमारी यूवी रेज, वो क्या करती है, ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल है उसको अलग अलग कर देती है। उसमें जो एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के, दोनों एटम्स को अलग अलग कर देती है। देन दैट पर्टिकुलर एटम इज कंबाइंड विद अगेन ऑक्सीजन एंड देन इट फॉर्म्स O2। क्या बना देता है वो, O2 बना देता है। तो जो O2 नहीं, O3 बना देता है। तो इस तरह से ओजोन जो है बड़ी बड़ी ही जनरल वे में मैंने आपको समझाया, अदरवाइज तो जो केमिकल रिएक्शन है वो बड़ा ही लंबा है, और उसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो केमिस्ट्री बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन है। तो मैं उतना लेंदी चीज लेके चल नहीं रही हूँ, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि बेसिकली ओजोन लेयर में यूवी का क्या रोल है, ऑक्सीजन का क्या रोल है, और ओजोन कैसे बन रही है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो ऑक्सीजन हमारी एयर में मौजूद होती है, और जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमें सन से मिलती है, वो क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑक्सीजन के अंदर मौजूद दोनों एटम्स को अलग अलग करते हैं, एंड देन ऑक्सीजन का एटम कंबाइन विद
O2 एंड देन इट फॉर्म ओजोन। तो ये एक बड़ा ही सिंपल सा वे है टू फॉर्मेशन ऑफ ओजोन को स्टडी करने का। अब यहाँ पर वो बोलना चाहते हैं डिप्लीशन। अब आप देख रहे हो कि ओजोन की जो लेयर होती है, दैट पर्टिकुलर ओजोन लेयर, वो ओजोन लेयर इज एक्टिंग एज अ ब्लैंकेट। कैसे एक्ट कर रही है? वो एक ब्लैंकेट की तरह एक्ट कर रही है। वो हमारी जो अर्थ है उसको हार्मफुल रेडिएशन जैसे यूवी से बचाती है, और हमारे अर्थ को इस तरह से ये यूवी से बचाने के लिए इसका जो रोल है वो बहुत बहुत अच्छा और बढ़िया रोल है। क्योंकि यूवी जो होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है, दीज एक्चुअली कॉजेज सो मेनी डिजीजेस, जैसे ट्यूमर हो गई, आई ब्लाइंडनेस हो गया, और स्किन प्रॉब्लम्स हो गई। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, ये सारी किसकी वजह से होती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से होती है। आपने देखा हो कई बार सूरज ग्रहण लगता है तो लोग कहते हैं ना कि सूरज को ऐसे नहीं देखना है, ये क्यों? क्योंकि उस दिन माना जाता है कि जो यूवी है वो डायरेक्टली अर्थ के ऊपर आ रही है। अच्छा, तो ओजोन इज जस्ट लाइक अ ब्लैंकेट ओवर द अर्थ। अर्थ के ऊपर क्या है? एक ब्लैंकेट की तरह है, ताकि यूवी रेज से हमारे अर्थ को प्रोटेक्शन मिलता रहे। ठीक है, लेकिन डिप्लीशन का क्या मतलब हो रहा है कि ओजोन की वो लेयर पतली होती जा रही है। पतली क्यों होती जा रही है? क्योंकि ओजोन की लेयर के ऊपर दूसरी ओजोन की परत नहीं चढ़ पा रही। क्यों नहीं चढ़ पा रही? क्योंकि ओजोन की फॉर्मेशन नहीं हो पा रही है। तो ओजोन की फर्दर फॉर्मेशन ना होने की वजह से ओजोन की लेयर धीरे धीरे क्या होती जा रही है? पतली होती जा रही है। अच्छा, अब ओजोन की फॉर्मेशन क्यों नहीं हो पा रही? ओजोन की फॉर्मेशन इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेकंड वाला जो रिएक्शन है ये अफेक्ट हो रहा है। अच्छा, इस सेकंड वाले रिएक्शन को कौन अफेक्ट कर रहा है? सेकंड वाले रिएक्शन को वो अफेक्ट कर रहा है जो कहीं ना कहीं ओजोन फॉर्मेशन को नहीं होने दे रहा है। अच्छा, अब ओजोन फॉर्मेशन कौन नहीं होने दे रहा है? सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की, CFCs, इनको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में CFCs। दीज आर कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं ये बेसिकली हमारे AC, हमारे रेफ्रिजरेटर से निकलते हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे पॉल्यूशन में भी एज अ पॉल्यूटेंट मौजूद है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस सेकंड वाले रिएक्शन को होने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर का बनना मुश्किल हो जाता है। तो ओजोन लेयर नहीं बनेगी, तो ओजोन के ऊपर ओजोन की लेयर अगर नहीं बनेगी तो ओजोन धीरे धीरे क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी, डिप्लीशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द मेन pollutant which is actually released from our ACs, refrigerators and as a pollutant in the air responsible for the depletion of ozone layer। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो है ही है। उसके बाद है एसिड रेन। अगर आप एसिड रेन की बात करें तो एसिड रेन जो है वो ओजोन लेयर की डिप्लेशन में तो नहीं, लेकिन हाँ एसिड रेन जो है वो ताजमहल और ये जितने भी कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट से बने मॉन्यूमेंट्स है उनको अफेक्ट करती है। मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अगेन एयर पॉल्यूटेंट है। ये भी क्या है? एक एयर पॉल्यूटेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड अगेन दीज आर ऑल एयर पॉल्यूटेंट। ये सब क्या है? एयर पॉल्यूटेंट है। मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। क्या करती है? ये तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों गैसेस जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? वार्मिंग। क्या करती है? वो वार्मिंग करती हैं। वो क्या करती हैं कि जो जब इन गैसेस की मात्रा हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाती है, तो जब सूर्य की रोशनी से जो हीट आती है हमें, उस हीट को ये अब्जॉर्ब करती हैं और उसको फिर रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देती, उसको एब्जॉर्ब कर लेती, जिसकी वजह से जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता चला जा रहा है। तो दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। और ये ग्रीन हाउस गैसेज है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ग्लोबल वार्मिंग, तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है दैट इज ऑल्सो ग्लोबल वार्मिंग। क्या शो करता है? वो ग्लोबल वार्मिंग शो करता है कि ये जो सारी गैसेस जो है दे ट्रैप द हीट एनर्जी ऑफ द सन एंड इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एंड कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज कॉल्ड क्लोरोफ्लोरो कार्बन का है। वही मेन रीजन है हमारी ओजोन डिप्लीशन का। Then which of the following सेप्ट represent a communicable disease? अच्छा, अब यहाँ पर communicable disease, अब एक ऐसी disease होती है communicable disease जो कि बेसिकली एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलती है, कम्युनिकेट करती है, जितनी बहुत आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती है। तो अगर मैं यहाँ पर चेक करूं तो स्वाइन फ्लू खांसी छींकने वगैरह से फैलता है, कम्युनिकेबल डिजीज है। एनीमिया जो है वो एक तरह की ऐसी डिजीज है जिसके अंदर जो है हमारा
जो है ब्लड जो है वो कम हो जाता है, और हीमोग्लोबिन है यानी हमारा आयरन जो है वो कम हो जाता है। तो हमारी बॉडी में आयरन जो है, आयरन की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन कैरी करना। तो बंदे को जो है ऑक्सीजन की कमी होना स्टार्ट हो जाती है, तो खून की कमी, दैट इज कॉल्ड एनीमिया। मलेरिया जो है वो मच्छर से फैलता है। टाइफाइड जो है वो गंदे खाने से, गंदे पानी से फैलता है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, डायबिटीज जो है वो किसी तरह की कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ये जेनेटिक भी नहीं है, लेकिन लोगों का मानना है कि खानदान में अगर किसी को होती है तो नेक्स्ट जनरेशन को होगी होगी। लेकिन साइंस ने अभी तक डायबिटीज को कोई जेनेटिक डिजीज नहीं माना है, लेकिन ये नेचुरली है कि अगर खानदान में किसी को है तो फर्दर किसी को होना है ही है। बट अभी तक मेडिकल साइंस डायबिटीज को एक जेनेटिक डिजीज नहीं मान रही है। डायबिटीज हाई ब्लड शुगर की प्रॉब्लम जो होती है दैट इज कॉल्ड डायबिटीज। हमारे ब्लड में शुगर का अमाउंट जब बढ़ जाता है तो उसको डायबिटीज बोला जाता है। देन उसके बाद आपका स्कर्वी आता है। स्कर्वी जो है वो क्या बोलते हैं, ये दांतों की एक डिजीज है जो विटामिन सी की कमी से होती है। तो डायरिया, कोलरा, ये सब डायसेंट्रीज हैं। तो अगर मैं बात करूं तो मेरा स्वाइन फ्लू वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, जिसमें टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया और पोलियो, इसको आप कम्युनिकेबल बोल सकते हो। लेकिन अनीमिया, स्कर्वी, डायरिया एंड कोलरा, यहाँ दीज आर नॉट कम्युनिकेबल डिजीजेस, क्योंकि अनीमिया एक बंदे से दूसरे बंदे में नहीं फैलता है। हाँ, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया एंड पोलियो, पोलियो भी जहां तक देखा जाए इट इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज, क्योंकि पोलियो जो है, पोलियो का जो वायरस है वो गंदे पानी से फैलता है। तो गंदे पानी से फैलने का कारण पोलियो अगर एक बार किसी को हो जाए तो वो दूसरे इंसान को, इंसान के थ्रू तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो आपका टॉपिक है पोलियो वाला, तो उसको भी मैं रूल आउट कर रही हूँ। लेकिन अगर हम बाकी ऑप्शंस देखें, टाइफाइड, मलेरिया, अनेमिया एंड स्वाइन फ्लू, तो उस हिसाब से टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया एंड पोलियो जो है वो ऑप्शन सही रहेगा। तो मैं यहाँ पे विच ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैले, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज अ डिजीज विच इज स्प्रेड बाय समवन। ठीक है, तो यहाँ पर स्प्रेड बाय समवन है, तो टाइफाइड जो है वो टाइफी नाम के बैक्टीरिया से फैलती है। स्वाइन फ्लू भी एक वायरस है। मलेरिया भी एक वायरस है जो मच्छर के काटने से फैलता है। पोलियो गंदा पानी पीने से फैलता है। तो आई थिंक टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया एंड पोलियो, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके साथ ही मेरी आज की क्लास समाप्त हुई। आशा करती हूँ कि आपको मेरे आज के टॉपिक्स, मेरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए होंगे। खूब पढ़िए, आगे बढ़िए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।